हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोग सीए होंगे या कंपनी सेक्रेटरी होंगे, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, जिसको पहले आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, अब सीएमए बोलते हैं, या लॉयर होंगे। तो आप लोग अपनी डिग्री खत्म करके या तो आप लोग जॉब कर रहे होंगे, या आप में से कई लोग इमिडिएटली आफ्टर डिग्री अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके होंगे। और कुछ लोग जो है कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब करके उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप लोग ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो आपके लिए और कौन से नए अवसर हैं और कौन से नए वर्टिकल हैं? इसके अलावा हमारे जो इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसा यहां पे आपको दिख रहा है कि एक तो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दूसरा चार्टर्ड इंजीनियर, तीसरा इंश्योरेंस सर्वेयर, और एक और है आर्बिट्रेटर। वो हम फिर काफी लंबा हो जाता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चार्टर्ड इंजीनियर तो केवल इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर और इंश्योरेंस सर्वेयर ये टेक्निकल लोग भी इसको अपना सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सीए हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, वो भी इंश्योरेंस सर्वेयर बन सकते हैं। और हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी फ्रेंड्स हैं, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूअर तो वैल्यूएशन पहले भी होती थी। शेयर की वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एसेट की वैल्यूएशन सीए लोग करते थे या मर्चेंट बैंकर्स करते थे। और जो भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट अर्थात लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब जो चीजों का वैल्यूएशन जो है वो इंजीनियर्स करते थे। चार्टर्ड इंजीनियर जो कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते थे। तो अभी क्या नई अपॉर्चुनिटी आई है? अभी अपॉर्चुनिटी ये आई है कि जैसे सीए या सीएस, सीएमए प्रोफेशन, ये सब जो है एक एक्ट के थ्रू, ये वेल रेगुलेटेड प्रोफेशन है। उसी तरीके से वैल्यूअर्स के लिए एक 2017 में एक बिल आया, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 में भी अंडर सेक्शन 247 में एक प्रावधान था कि कंपनीज एक्ट के अंडर जितनी भी वैल्यूएशन होनी है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कराई जाए। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 247, जिसके थ्रू कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल आया 2017। उसके बाद ये प्रोफेशन जो है ये काफी कुछ एक तरीके से ऑर्गेनाइज होने की दिशा में अग्रसर है। एक रेगुलेटर अपॉइंट हो गया है, जो कि फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म रेगुलेटर नहीं रहेगा। एक वैल्यूअर बिल, ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल तैयार होके मिनिस्ट्री में सबमिट हो चुकी है। अब पार्लियामेंट जब भी उसको पास करती है तो सीए एक्ट या सीएस एक्ट की तरह ये भी वैल्यूअर एक्ट भी बन जाएगा, और ये प्रोफेशन फिर और ऑर्गेनाइज और वेल रेगुलेटेड हो जाएगा। तो ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कोई प्रोफेशन जो है वो वेल रेगुलेटेड होता है, तो उसकी सोसाइटी में, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आप बेटर फीस, बेटर असाइनमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब मैं इस सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है ये अपने आप में एक अलग वीडियो का टॉपिक है। वो भी हम बनाएंगे अगर आप लोग को लगता है। अदरवाइज आप अगर इस पे आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। क्या लिंक है जहां ये मैंने आईबीबीआई की वेबसाइट से उठाया हुआ है, तो इसका मैं लिंक अपनी वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, कोई स्टार्टअप है, उसको अपना वैल्यूएशन कराना है, कोई कंपनी है उसको ईसॉप या की एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी देनी है, मैनेजरियल जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको स्वेट इक्विटी देनी है। इसके अलावा मर्जर एक्विजिशन है, लिक्विडेशन है, तो इन सब केसेस में, फंड रेजिंग है, इन सब केसेस में वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो यहां तो ये सब आपको दिख रहा है कि ये सारी बिजनेस वैल्यूएशन है, शेयर वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल एसेट की वैल्यूएशन है। उसके अलावा
फिक्स एसेट की भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैलेंस शीट में वो भी आपका एक एसेट है। और फिक्स एसेट जैसा मैंने बोला, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इसकी वैल्यूएशन जो है वो केवल टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है। तो इसकी जरूरत कहां पड़ती है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को अगर आ, अपने प्लांट का एक्सपेंशन करना है या अपने प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको बैंक से लोन लेना है, तो उसको एक अपनी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। बैंक उससे टेक्निकल पेपर मांगेगी, तो ये तुम्हारी जो है एग्जिस्टिंग मशीनरी की क्या वैल्यूएशन है, आप जो फिक्स एसेट अपना कोलैटरल रख करके लोन लेते हो। तो हर केस में, इवन हाउसिंग लोन में भी जब बैंक्स लोन देते हैं उसके पहले उनको एक वैल्यूअर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इसके अलावा अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज को, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन कंपनीज को अपने बैलेंस शीट के असेट्स, जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। तो जो कंपनी के जो असेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यूएशन करानी होती है टाइम टू टाइम। तो जो फिक्स असेट है उसकी वैल्यूएशन तो केवल टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है, इंजीनियर ही कर सकता है, रजिस्टर। तो वहां पे हमारे जो टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तीन क्लासेस हैं: लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फाइनेंशियल एसेट। तो शेयर वैल्यूएशन अगर करनी है तो वो कौन करेगा? वो करेगा सीए या सीएस या सीएमए या एमबीए फाइनेंस, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन चुका है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, होटल, ऑफिस, इसकी वैल्यूएशन करनी है तो वो एक आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर कर सकता है, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन चुका हो। अगर किसी कंपनी की प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, इन सब चीजों की वैल्यूएशन करनी है तो वो केवल एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब जो कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, इसका इंजीनियर कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन चुका हो। तो अभी केवल तीन क्लासेस डिफाइंड हैं। जैसा कि मैंने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड जब वैल्यूअर एक्ट बन जाएगा तो ओवर द टाइम और क्लासेस ऐड हो सकती हैं। ज्वेलरी ऐड हो सकती है, वैल्यूएशन ऑफ ज्वेलरी, वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड या प्लांटेशन, जिसमें कि थोड़े एक डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। बट फिलहाल ये केवल तीन एसेट क्लासेस हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें कैसे बनते हैं वैल्यूअर। तो अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूअर बनना है तो आपको सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के बाद आपका 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास मास्टर्स है, एम आर्क या एम टेक है, तो आपको मास्टर्स के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यूअर हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ये सब सारी फील्ड्स की आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो। एक सॉरी एक लिस्ट है, वो आपको आईबीबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो जिसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एक्सेप्टेबल है। बाकी आप इसकी क्वेरी भी कर सकते हैं आईबीबीआई से। तो बट काफी फील्ड्स इसमें कवर होती हैं। तो डिग्री के बाद आपके पास 5 साल का, अगेन 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने इन सब डिसिप्लिन में मास्टर्स किया है तो मास्टर्स के बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फाइनेंशियल असेट के वैल्यूएशन के लिए, सिक्योरिटी के वैल्यूएशन के लिए आपके पास या तो आप सीए हो या सीएस हो, या आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, सीएमए, और या तो आप एमबीए फाइनेंस हो, और उसके बाद आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। मतलब अगर आप सीए हो और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या एमबीए फाइनेंस हो, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या सीएस हो, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप क्वालिफाइड हो। बट केवल इतने से ही आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बनेंगे। इस क्वालिफिकेशन के होने के बाद आपको 50 घंटे का एक कोर्स करना पड़ेगा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से, इनको आरबीओ बोलते हैं। तो वो आरबीओ की लिस्ट भी आपको आईबीबीआई वेबसाइट से मिल जाएगी। और वो 50 घंटे का कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं आईबीबीआई की वेबसाइट पे जाके,
और वो एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं जिसका मिनिमम पासिंग मार्क्स है 60%, तो उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम क्लियर करने का मार्कशीट और अपने सारे पुरानी डिग्री, सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, सारे डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप आईपीबीआई में भेजेंगे फॉर्म ए में। तो आप आईपीबीआई आपको, अगर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो आईपीबीआई आपको रजिस्टर कर लेगी। 1 से 2 महीने का टाइम लगता है एग्जाम पास करने के बाद। और एक बार आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गए तो फिर आप कंपनीज एक्ट के अंडर जो है केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही वैल्यूएशन कर सकते हैं। और कहां कहां कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की डिमांड बढ़ती जा रही है। डिफरेंट एक्ट, जैसे अभी इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ही होना जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स की अपनी इम्पैनलमेंट होती है और वो इम्पैनल्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बहुत मतलब ऑलमोस्ट बहुत चांसेस है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी एक्सेप्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सिमिलरली बैंक्स में भी अभी बैंक्स एम्पैनल करते हैं खुद के अपने वैल्यूअर्स, बट गोइंग फॉरवर्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर है तो वो ऑटोमेटिकली एम्पैनलमेंट उनका बैंक में होने लगेगा। इसके अलावा सेबी के अंडर, जैसे आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। अभी आपको ध्यान होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट लेते हैं तो माइंड स्पेस का REIT IPO आया था। इसके अलावा एम्बेसी पार्क का REIT का IPO आया था। तो इन सब जो REIT कंपनीज है, इनको अपने असेट्स की, क्योंकि ये कंपनीज, इनके पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, ये असेट होल्डिंग कंपनीज होती हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं तो REIT क्या होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन IT क्या होती है, इन IT या REIT, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट आपके लिए कंटेंट बना के लाएंगे, वीडियो बना के लाएंगे। तो ये कंपनीज एज अ ट्रस्ट बहुत सारे असेट्स को होल्ड करती हैं, तो इन असेट्स की भी वैल्यूएशन टाइम टू टाइम करानी पड़ती है, पीरियोडिक। तो वहां पे भी वैल्यूएशन केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक एमर्जिंग फील्ड है, रेगुलेटेड फील्ड बन रही है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, वैल्यूअर एक्ट आने के बाद और बन जाएगी। तो मार्केट में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एज अ वैल्यूअर, और अच्छे वैल्यूअर्स, यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक वैल्यूअर्स, जो जिनके अंदर लर्निंग एबिलिटी है, जो कि अच्छा काम करते हैं, क्लाइंट सेंट्रिक से मेरा मतलब है कि जो अच्छा काम करके देते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और कंपेंसेशन भी धीरे धीरे अच्छा होगा। तो एक इस ये टॉपिक तो दोस्तों बहुत बड़ा है, इसके बारे में काफी बातें की जा सकती है, लेकिन फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा पर्पस था कि आपको बताना कि ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है। जो हमारे CA, CS, CMA फ्रेंड्स हैं, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज अ न्यू ऑफरिंग, एज अ सेपरेट वर्टिकल ऐड कर सकते हैं। और जो हमारे टेक्निकल फ्रेंड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि जैसे आप नए नए इस फील्ड में उतर रहे हो, तो पहले ही दिन से एकदम आपके पास बहुत सारा काम नहीं आएगा और आप बहुत ज्यादा अर्न करने लगोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये धीरे धीरे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपनी ग्राउंड बनानी है। लेकिन एक बार आप स्टेब्लिश हो जाओगे तो ये बहुत इंजॉइंग है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगा, और आपके पास इंडिपेंडेंस होगा। आप कितना ऊंचा उड़ना चाह सकते हो ये आप खुद तय करोगे। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो हमने कवर किया। अब आगे आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर या और एज ए चार्टर्ड इंजीनियर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।